स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट है और पेंसिल हमने ऑफ कर दी है। चलिए, तो बच्चों आज हमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाना है। चलिए पढ़ाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आज हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग की पहली क्लास होगी। न्यूमेरिकल पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आइए देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग कि क्या पढ़ा जाए, किस तरह से पढ़ा जाए। तो इंट्रोडक्शन की बातें करनी है आज, बेसिक्स पढ़ाना है पहले। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं। देखिए पेपर में एक वर्ड है कॉस्ट और एक वर्ड है अकाउंटिंग। तो आइए जरा दोनों को अलग अलग समझा जाए, कॉस्ट क्या है और अकाउंटिंग क्या है। चलिए कुछ बातें आपको हम याद दिलाते हैं। अकाउंटिंग, हमें बच्चों से जानना है कि अभी आप बीकॉम सेकेंड ईयर में हो, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी कोई अकाउंटिंग आपने पढ़ी थी क्या? और अगर पढ़ी थी तो वो कौन सी अकाउंटिंग थी? बीकॉम फर्स्ट ईयर वाली। हम चैट बॉक्स में आपका वेट कर रहे हैं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर वाली अकाउंटिंग का फटाफट से नाम बताओ। चलिए जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। किसने बोला पहले? शिवांश, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। श्वेता कह रही है बिजनेस अकाउंटिंग। आदर्श फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जी हाँ बच्चों, एकदम सही बोला आप लोगों ने कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने जो अकाउंटिंग पढ़ी थी वो थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और यहाँ पर आ रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? हर चीज की एक वजह होती है। तो रीजंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की क्या वजह है। ठीक, तो कुछ बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं। किसी ने जवाब दिया है, कौन है भाई? विशाल चतुर्वेदी। डेटा को याद करने के लिए। ठीक है, काफी हद तक सही जवाब है आपका। यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट मेमोरी पावर। ठीक, शॉर्ट मेमोरी पावर। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? पहला जवाब हम आपको देना चाहते हैं कि हम अकाउंटिंग करते क्यों, फाइनली वजह क्या है अकाउंटिंग करने की। बच्चों आपके मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान है, मोहल्ले में छोटी सी दुकान। बच्चों आप बताओ, क्या ये दुकानदार एक दिन में 10 सौदे करता होगा? कम, हाँ। आपके मोहल्ले में छोटी सी दुकान है, क्या ये आदमी एक दिन में 10 लेन देन, 10 ट्रांजेक्शन करता होगा? हाँ, बच्चे कह रहे हैं जी सर। अगर ये छोटा सा दुकानदार एक दिन में 10 सौदे करता है तो साल भर में 365 दिन होते हैं। तो ये छोटा सा दुकानदार साल भर में कितने सौदे करता है? 3650, लगभग 3-4 हजार सौदे। एक बहुत ही छोटा सा दुकानदार हजारों सौदे करता है। मेरा अगला सवाल, क्या क्या ये दुकानदार इतने सौदों को याद रख सकता है? सब दिमाग में याद रख सकता है? किस तारीख को सौदा हुआ, क्या आया क्या गया, किसने पाया किसने दिया, फायदा नुकसान नकद उधार? हाँ, तो बच्चे कहते हैं नो। नो, कि बिजनेस में साल भर में काफी ज्यादा सौदे होते हैं और सबको याद रखा नहीं जा सकता। क्योंकि क्योंकि मनुष्य की मेमोरी पावर माने याददाश्त, मेमोरी पावर माने स्मरण शक्ति। क्योंकि मनुष्य की स्मरण शक्ति कमजोर होती है, वो साल भर के सौदे याद नहीं रख पाता। तो इसलिए क्या कर लो? अकाउंटिंग कर लो। सौदा हुआ लिख लो, सौदा हुआ लिख लो, जब जब सौदा हो तब तब अकाउंटिंग कर लो, लिख लो, रिकॉर्ड कर लो। तो हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि साल भर के सौदों को याद रखा नहीं जा सकता, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। हम कंप्यूटर थोड़ी ना है भाई, इंसान है, मनुष्य है। हम सारे सौदों को याद नहीं रख सकते, इसलिए अकाउंटिंग करते हैं। क्या सारे बच्चों को अकाउंटिंग करने की पहली वजह क्लियर है कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम सारे सौदों को याद नहीं रख पाते, कहीं हम भूल ना जाएं, इसलिए अकाउंटिंग करते हैं, लिख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, अगली बात, अगली बात, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्या जानना चाहते हैं?
अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्या जानना चाहते हैं? फायदा या नुकसान, फायदा या नुकसान जानना चाहते हैं तो अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटिंग करने का मतलब है सारे के सारे खर्चे लिखोगे, सारी की सारी इनकम्स आय लिखोगे। तो अकाउंटिंग करोगे, पूरा हिसाब किताब रखोगे, तो तुम्हें पता होगा कितना आया, कितना गया, कितना बचा या कितना घटा। तो अकाउंटिंग करने से क्या जानकारी होती है? प्रॉफिट या लॉस की जानकारी होती है। तो अकाउंटिंग करने से फायदा या नुकसान की जानकारी होती है। अच्छा, और जब आप फायदा या नुकसान जान लेते हो ना, तो आप क्या लेते हो? निर्णय, डिसीजन। तो जब आप प्रॉफिट या लॉस जान लेते हो तो आप लेते हो डिसीजन कि ये बिजनेस फायदेमंद है, चलो ऐसा और बिजनेस किया जाए। ये बिजनेस नुकसान वाला है, बंद कर देते हैं इसको। हमारा प्रोडक्ट काम अच्छा कर रहा है, और ऐसे और प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट नुकसान पहुंचा रहा है, बंद कर दो। तो डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? फायदा नुकसान जानने के लिए। फायदा नुकसान जानने के बाद क्या करते हैं? कुछ निर्णय लेते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होगा। प्रोडक्ट बनाए कि ना बनाए, बिजनेस बढ़ाएं, इस तरह की और दुकानें खोलें कि ना खोलें। और तीसरी वजह हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? पहली वजह क्या थी? हम भूल जाते हैं, कहीं हम भूल ना जाए, अकाउंटिंग कर लो। दूसरी वजह क्या थी? फायदा या नुकसान जानना है, फायदा नुकसान जानना है तो अकाउंटिंग कर लो। और तीसरी वजह ये रही, किसी ने पहले से बता रखा है, देखिए कौन है तीसरी वजह, किसी ने पहले से बता रखी है, श्वेता ने बता रखा है, श्वेता राय। यानी फाइनेंशियल कंडीशन। तीसरी वजह है फाइनेंशियल कंडीशन, कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बिजनेस का क्या जानना है? हमें बिजनेस की आर्थिक स्थिति जाननी है, फाइनेंशियल कंडीशन जाननी है। तो हम बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। सर, फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब होता है, बहुत ही आसान शब्दों में, हालात। हालात, लेकिन ये वर्ड बिजनेस पे उतना सूट नहीं कर पाएगा, अच्छे से बताते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब होता है लोन चुका पाने की क्षमता। क्या? लोन चुका पाने की क्षमता, लोन वापस कर पाने की कैपेसिटी। तो बच्चों, फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब हमने बताया, फिर से रिपीट कर रहे हैं, लोन चुका पाने की क्षमता मतलब क्या हम अपने लोन समय से चुका पाने में सक्षम हैं कि सक्षम नहीं है? क्या हम समय से अपने लोन लौटा पाएंगे कि नहीं लौटा पाएंगे? तो सारे बच्चे बोलो कि आपको फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब समझ में आ गया। लोन चुका पाने की क्षमता, लोन चुका पाने की कैपेसिटी। चलो एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल। मेरे पिताजी का बिजनेस है, उन्होंने लोन लिया है और वो लोन समय से नहीं चुका पाएंगे, तो बताओ इनके बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है कि बुरी है? मेरे पिताजी ने बिजनेस किया है, उन्होंने लोन लिया है, मगर मेरे पिताजी लोन समय से चुका पाने में सक्षम नहीं है, उनके पास उतने पैसे नहीं है, तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है कि बुरी है? तो बच्चे कहते हैं बुरी है। बिल्कुल सही, खराब है, बुरी है। कि यार तुम समय से लोन नहीं चुका पा रहे, तुम्हारी कंडीशन अच्छी नहीं है, बुरी है। और अगर कोई बोले मेरा बिजनेस है, मैंने लोन लिया है, लेकिन मैं बहुत आराम से वक्त आने पर लोन चुका दूंगा, मैं बहुत आराम से अपने लोन्स का पेमेंट कर पाने में सक्षम हूं, तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? बोलिए। हाँ, तो बच्चे कहते हैं कि सर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। बिल्कुल सही। तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज फाइनेंशियल कंडीशन, लोन चुका पाने की क्षमता। अगर आप लोन चुका पाने में सक्षम हो तो आपका बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, डूबेगा नहीं। अगर आप लोन चुका पाने में सक्षम नहीं हो तो आपका बिजनेस जल्दी ही बंद होने वाला है, थोड़ी ना चल पाएगा। तो बच्चों, क्या सारे सारे बच्चों को जवाब मिल चुका है कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं? कहीं हम भूल ना जाएं, सारे सौदे याद नहीं रख पाएंगे, अकाउंटिंग कर लो। बिजनेस का फायदा नुकसान जानना है, अकाउंटिंग कर लो। बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन जाननी है, अकाउंटिंग कर लो। ठीक। अच्छा, पीछे आते हैं। पीछे पेपर में दो नाम, एक कॉस्ट, एक अकाउंटिंग। तो क्या समझा दिया? अकाउंटिंग समझा दी। तो क्या समझाना बाकी है? कॉस्ट। तो चलो बच्चों, आपको हम क्या समझा दें? कॉस्ट। एक सवाल पूछते हैं आपसे, एक सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं। जो दुनिया, जो दुनिया है बहुत बड़ी, आप जानते हो कि लगभग 200 कंट्री है, ज्यादा ही है, थोड़ा सा ज्यादा ही होगी।
तो लगभग 200 कंट्री है दुनिया में, वर्ल्ड में। और दुनिया में बहुत कुछ बिकता है। हाँ, दुनिया में बहुत कुछ बेचा जा रहा है। अपने अगल बगल देख लो, आपकी कॉपी, आपकी पेन, आपका मोबाइल, आपका बैग, ये सारी चीजें क्या है, लोग बेच रहे हैं। तो दुनिया में बहुत कुछ बिकता है। अगर आप किचन में जाओगे तो वहां पर दालें रखी हुई हैं, चावल है, आटा है, और क्या क्या रखा हुआ है। तो दुनिया में बहुत कुछ बिक रहा है। दुनिया में कितनी चीजें बिकती हैं पता नहीं, हजारों कि लाखों कि करोड़ों कि अरबों, पता नहीं कि दुनिया में कितनी चीजें बिकती हैं पता नहीं। मगर बच्चों, दुनिया में जितनी चीजें बिकती हैं, दुनिया में जितनी चीजें बिकती हैं, उन्हें कितनी हेडिंग में बांट दें? 2 हेडिंग में। कि दुनिया में 2 ही चीज बिकती है, 2 हेडिंग। दुनिया में 2 चीज बिकती है। नंबर 1, नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 सर्विस। तो सारे बच्चे बोलो कि आपको समझ में आ गया कि दुनिया में कितनी चीजें बिकती हैं। तो कोई भी चीज, भले वो लाखों है, करोड़ों है, अरबों है, या तो प्रोडक्ट है या तो सर्विस। सर कैसे पहचानते हैं जो चीज बिक रही है, कैसे पहचानते हैं कि वो प्रोडक्ट है कि वो सर्विस? किस तरह पहचाना जाता है? किस तरह? अगर आप छू सकते हो, अगर आप देख सकते हो, हाँ, छू सकते हो, देख सकते हो, तो समझ जाओ वो प्रोडक्ट है। अगर आप छू नहीं सकते, अगर आप देख नहीं सकते, यहां वहां लेकर जा नहीं सकते, तो वो क्या है? सर्विस है। तो प्रोडक्ट को छुआ देखा जा सकता है, सर्विसेज को छुआ देखा यहां वहां ले जाया नहीं जा सकता। तो आओ जरा प्रोडक्ट बताते हैं। प्रोडक्ट आपके अगल बगल, आपके पास जो पेन है, छुआ देखा जा सकता है। आपके पास जो कॉपी है, आपके पास जो मोबाइल है, पंखा होगा। इसके अलावा आपने कपड़े पहन रखे हैं, चश्मा शायद लगा रखा हो। घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशन है, इन्वर्टर, जनरेटर, लैपटॉप, ये सब प्रोडक्ट है। दुनिया का हर वो सामान प्रोडक्ट है जिसे टेंजिबल, छुआ देखा जा सके। सर्विसेज न छू सकते, न देख सकते, न यहां वहां लेकर जा सकते। बिजली कंपनी क्या बेचती है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या आप उसको यहाँ वहां लेकर जा सकते हो, छू देख सकते हो? नहीं। तो बिजली कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बेचती है, सर्विस। इंश्योरेंस कंपनी क्या बेचती है? बीमा करती है, सुरक्षा देती है। तो बेच क्या रही है? सर्विस। हम कोचिंग वाले, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वाले क्या दे रहे हैं, बेच रहे हैं? एजुकेशन, सर्विस। हॉस्पिटल क्या दे रहा है? इलाज कर रहा है, सर्विस। कॉल सेंटर वाले क्या कर रहे हैं? वही सर्विस दे रहे हैं, समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियां, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल क्या बेच रहा है? जी, हम लोग रिचार्जेस कराते हैं, मोबाइल वगैरह में इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, कॉल मैसेजेस यूज करते हैं। तो क्या बेच रहे हैं ये टेलीकॉम कंपनियां? सर्विसेज। जो घुमा रहे हैं, टूरिज्म वाले, आइए पैकेज 50,000 में गोवा घुमा दें, मुंबई घुमा दें, 2 लाख में विदेश, दुबई घुमा दें। ये टूरिज्म कंपनियां क्या कर रही हैं? सर्विस दे रही है। ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या कर रही है? यात्री और माल पहुंचाना, ट्रेन से, जहाज से, शिप से, या फिर बस से। हाँ, तो ये क्या है? सर्विस। क्या बच्चों को समझ में बात आ गई कि दुनिया में 2 ही चीज दिखती है? अगर छू और देख सकते हो तो प्रोडक्ट, और अगर छू और देख नहीं सकते तो सर्विस। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है कॉन्सेप्ट? बोलो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि हाँ सर समझ में आ गया, दुनिया में 2 ही चीजें बिकती हैं, या तो प्रोडक्ट है या तो सर्विस है। बच्चों जल्दी से बताओ कि मेरी पानी की बोतल क्या है? जिसने इसको बनाकर बेचा, हमने खरीदा, हमने क्या खरीदा? पानी की बोतल। हमने प्रोडक्ट खरीदा कि सर्विस खरीदी? बोलो बच्चों, क्या कहते हो? हाँ, और बच्चे कहते हैं सर आपने प्रोडक्ट खरीदा। बच्चों मेरे पास आईपैड है, बताओ हमने क्या खरीदा? प्रोडक्ट की सर्विस। बोलो बच्चों, हमने क्या खरीदा? प्रोडक्ट की सर्विस। क्या कहते हो?
और जवाब क्या आ रहा है कि सर आपने प्रोडक्ट खरीदा। अगला सवाल, अगला, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है, हम हर महीने इंटरनेट का पैसा चुकाते हैं, हमने 100 MBPS का प्लान ले रखा है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है, और जो है हम हर महीने 1000 रुपए के आसपास पेमेंट कर रहे हैं। और ये हम किस, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो हमने इंटरनेट ले रखा है, इंटरनेट ब्रॉडबैंड, तो ये क्या खरीद रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन का? हाँ, सर्विस। बिल्कुल सही बोला बच्चों आपने, सर्विस। दुनिया में दो ही चीजें बिकती हैं, या प्रोडक्ट या सर्विस। छू देख सकते हैं प्रोडक्ट, छू देख नहीं सकते सर्विस। कोई तो होगा जो बनाकर बेच रहा है, बोलो बच्चों, कोई तो होगा जो प्रोडक्ट बनाकर बेच रहा है या सर्विसेज बनाकर बेच रहा है ना? तो कोई तो होगा जो ये बनाकर बेच रहा है। अब हम जा रहे हैं बताने कॉस्ट किसे कहते हैं। कॉस्ट के पेपर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वर्ड हमने समझा दिया, अब समझाना है कॉस्ट। कॉस्ट किसे कहते हैं? कॉस्ट खर्चा हुआ या खर्चा किया, ठीक, खर्चा किया, हाँ, खर्चा हुआ, खर्चा किया, किसने किया? किसने? जिसने प्रोडक्ट बनाया, तो फोकट में थोड़ी ना बनता, फ्री में थोड़ी ना बनता। जिसने प्रोडक्ट को बनाया तो बनाने में खर्चा किया, या जिसने सर्विसेज दी, सर्विसेज देने में खर्चा किया। तो कॉस्ट किसे कहते हैं? कॉस्ट माने खर्चा हुआ, चाहे प्रोडक्ट को बनाने में, चाहे सर्विसेज को देने में। सर्विस देने में जितना खर्चा हुआ जोड़ लगाओ कॉस्ट, प्रोडक्ट बनाने में जितना खर्चा हुआ जोड़ लगाओ कॉस्ट। कॉस्ट माने खर्चा हुआ, किस चीज पर खर्चा हुआ, या प्रोडक्ट बनाने में या सर्विसेज देने में। तो कॉस्ट माने खर्चों का जोड़, प्रोडक्ट बनाने में हुए खर्चों का जोड़ कॉस्ट, या सर्विसेज देने में हुए खर्चों का जोड़ कॉस्ट। तो सारे बच्चे बताएं कि आपको कॉस्ट वर्ड समझ में आ गया है? बोलो बच्चों, क्या कहते हो? क्या आपको कॉस्ट वर्ड समझ में आ गया है? कॉस्ट, कॉस्ट किसे कहते हैं? हाँ, खर्चा हुआ कहां पर? या तो प्रोडक्ट बनाने में, या तो सर्विसेज देने में, और खर्चों का जोड़ कॉस्ट। तो हमें लगता है बच्चों कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, हमारे पेपर का नाम समझ में आ गया है, व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। आइए आगे चलते हैं बच्चों। कॉस्ट अकाउंटिंग का हमने आपको मतलब बताया, ध्यान देना। अब यहाँ देखना, एक छोटी सी बात सुनना मेरी, छोटी सी बात। हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते समय अपने आप को क्या माने? हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते समय अपने आप को क्या माने? मैन्युफैक्चरर, या दूसरा नाम प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। तो बच्चों, हिंदी में कुछ लोग कहते हैं निर्माता, या कुछ लोग कहते हैं उत्पादक, या बहुत आसान शब्दों में कुछ बनाने वाला, कुछ बनाने वाला। हाँ, तो बच्चों हम लोग अपने आप को क्या मानेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते समय? हम लोग अपने आप को क्या मानेंगे, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर? ठीक बच्चों, एक सवाल बताओ, हम लोग हम लोग ग्राहक हैं, खरीद रहे हैं, कि हम लोग बनाकर बेच रहे हैं? बताओ हम क्या बनने को कह रहे हैं? क्या हमने बोला ग्राहक बन जाओ, खरीदने वाले, या फिर बेचने वाले बन जाओ? बोलो हम लोग कौन है? क्या हम कस्टमर हैं, खरीद रहे हैं, या फिर हम बेचने वाले हैं? हाँ बच्चों, हम लोग खरीदने वाले नहीं हैं, हम लोग बनाकर बेचने वालों में से हैं। सारे बच्चे समझ गए? मैन्युफैक्चरर माने, प्रोड्यूसर माने हम सामान बनाएंगे बेचेंगे, हम प्रोडक्ट बनाएंगे बेचेंगे, हम सर्विसेज रेडी करके बेचेंगे, तो हम मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर हैं। हम ग्राहक नहीं है, हम प्रोड्यूसर हैं, बनाएंगे और बेचेंगे। चलिए, तो हम लोग कौन है? क्लियर, हम लोग बनाएंगे और बेचेंगे, हमारा कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री वगैरह होगी, हम मालिक हैं, हम बनाकर भिजवाते हैं। चलो बच्चों यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखना। यहाँ अगर एग्जाम में पूछ लिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, तो चलो आपको जरा समझाते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है।
तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर वाली, बीकॉम फर्स्ट ईयर वाली, कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम सेकेंड ईयर वाली। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जन्म कह लो कब हुआ था? 1494 में। क्या बच्चों ने एक नाम सुन रखा है? मिस्टर ल्यूकस पैसियोली। बोलो, क्या बच्चों ने नाम सुन रखा है इनका? हाँ, मिस्टर ल्यूकस पैसियोली। देखो श्वेता ने नाम बता दिया है। तो याद है लुकस पैसियोली, जो डेबिट क्रेडिट जर्नल लेजर वगैरह के रूल्स बनाए थे डबल एंट्री सिस्टम के। तो सही मायनों में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुनियाद कब पड़ गई थी? 1494 में, यानी आज आज से 500 साल से भी पहले। आज से 500 साल से भी पहले। तो लगभग 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग आजकल चल रहा है सन 2021, और यहाँ लगभग 1918 के आसपास कुछ दिखाई पड़ रहा है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग को अभी दुनिया में आए 100 साल के आसपास हुआ है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को दुनिया में आए 500 साल के आसपास हो गया है, और कॉस्ट अकाउंटिंग को दुनिया में आए 100 साल के आसपास हुआ है। तो जल्दी बोलो, कौन सी अकाउंटिंग ज्यादा पुरानी है? जल्दी बताओ, कौन सी अकाउंटिंग ज्यादा पुरानी है? हाँ, 500 साल पुरानी, हाँ 100 साल पुरानी। तो जवाब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत पुरानी है, कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत नई है। ठीक है, चलो क्लियर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत पुरानी है, कॉस्ट अकाउंटिंग नई है। एक बात बताते हैं बच्चों, क्या आपने ये वर्ड सुना है, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर? कि अब तक दुनिया ने कितने वर्ल्ड वॉर देखे हैं? 2 वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध। एक कंट्री जर्मनी, नाम सुना होगा ना? दोनों ही वर्ल्ड वॉर में इसी का हाथ था, समझ लो पूरा पूरा इसी का हाथ था। आपने हिटलर का भी नाम सुना होगा, इसी देश का था। दूसरा वर्ल्ड वॉर तो वही करवाया था। तो जर्मनी एक कंट्री है, इसने बहुत सारे दोस्तों को जोड़ा, बहुत सारी कंट्री को, और अपोजिट में ब्रिटेन वगैरह थे, उन लोगों ने बहुत सारी कंट्री को जोड़ा। तो बच्चों, वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर का मतलब, वर्ल्ड वॉर मतलब एक तरफ कई कंट्री, दूसरी तरफ कई कंट्री। तो वर्ल्ड वॉर हुआ, कई कई देश आपस में लड़ गए, कई कई देश आपस में लड़ गए। तो बताओ बच्चों, ये विश्व के लिए अच्छा था कि बुरा था? वर्ल्ड वॉर का होना, विश्व युद्ध का होना, उधर लाखों सैनिक लड़ रहे हैं, इधर लाखों सैनिक लड़ रहे हैं, इधर मर रहे हैं, उधर मर रहे हैं। तो ये विश्व के लिए अच्छा था कि बुरा था? बच्चे कहते हैं सर वेरी बैड, बहुत बुरा था। बिल्कुल सही। वर्ल्ड वॉर से दुनिया को, हर कंट्री को जो जो शामिल था, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ। वर्ल्ड वॉर से सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ, लेकिन थोड़ा सा फायदा भी हुआ। और पता लगा वर्ल्ड वॉर से क्या फायदा हुआ। बच्चों, हम लोग के शहर में कभी कभी कोई बड़ा नेता आता है, बड़ा नेता, हाँ, और 1 लाख की भीड़ जुट जाती है, 1 लाख की। और वहां वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वहां तो पता नहीं कितने ज्यादा सैनिक रहे होंगे। हाँ, वहां तो पता नहीं कितने ज्यादा सैनिक रहे होंगे, 80 लाख 20 लाख। तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर यानी लाखों सैनिक थे। तो क्या लाखों सैनिकों के खाने का इंतजाम, सोने का इंतजाम, उनकी वर्दी, उनका हथियार और जाने क्या क्या, बताओ बच्चों, क्या कारखानों को खूब काम मिला होगा उस जमाने? क्या फैक्ट्रीज को, उद्योग धंधों को बहुत ज्यादा काम मिला होगा? लाखों लाखों सैनिकों का कपड़ा, खाना पीना, बर्तन और बाकी उनके हथियार और जाने क्या क्या। तो बच्चों, वर्ल्ड वॉर से किसका फायदा हुआ? इंडस्ट्रीज का फायदा हुआ, उद्योग धंधों का फायदा हुआ। जहां वो 2 रुपए का काम करते थे, वर्ल्ड वॉर में वो 2000 रुपए का काम कर रहे थे, बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। तो जो छोटे छोटे उद्योग थे वो बहुत बड़े हो गए, बहुत काम मिला, रातों दिन 24 घंटा काम मिला। तो वर्ल्ड वॉर में उद्योग धंधे बहुत डेवलप हुए, क्योंकि इतने सारे सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा था। तब उद्योग धंधों को समझ में आया कि यार पहले हम छोटे थे और अब बड़े हैं, और इस वाली अकाउंटिंग से हमारा काम नहीं चल रहा है।
इस वाली अकाउंटिंग से हमारा काम नहीं चल रहा है, हमें कोई नई अकाउंटिंग चाहिए, हमारा काम बहुत बढ़ गया है, इस अकाउंटिंग से हमारा काम नहीं चल रहा है, हमें हिसाब किताब करने के लिए एक नई अकाउंटिंग चाहिए। और तब जाकर क्या डेवलप हुई? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू होता है, 1918 में खत्म होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उद्योग धंधे बहुत बड़े हो गए और उन्होंने कहा इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमारा काम नहीं चल रहा है, हमें एक नई तरह की अकाउंटिंग चाहिए। और तब कॉस्ट अकाउंटिंग को डेवलप किया गया इसी वर्ल्ड वॉर वन के आसपास। तो क्या सारे बच्चे समझ गए कि दुनिया में कॉस्ट अकाउंटिंग आने की वजह क्या थी? वर्ल्ड वॉर वन। इंडस्ट्री इतना डेवलप हो गई कि उनको हिसाब किताब करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल हो गई, तो कॉस्ट अकाउंटिंग उनको रखना पड़ा। तो दुनिया में फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब, सॉरी, कॉस्ट अकाउंटिंग कब आई? वर्ल्ड वॉर वन के आसपास। और हमारे देश इंडिया में एक संस्था है जो ब्रिटेन की है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये बात अलग है, उस जमाने उसका नाम कुछ और था, उस जमाने उसका नाम ये था, ICWAI। एक संस्था थी ब्रिटेन की जिसका उस जमाने नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड बुक्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, लेकिन आजकल इसका नाम बदल के हो गया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ब्रिटेन की उस संस्था ने भारत में 1944 में कॉस्ट अकाउंटिंग को डेवलप किया। तो बताओ बच्चों, बात समझ आई आपको कि कॉस्ट अकाउंटिंग भारत में कब जन्म ली? 1944 में। इसको डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है? जिसको डेवलप करने का श्रेय ब्रिटेन की एक संस्था को जाता है। ब्रिटेन वाले हमारे भारत में क्यों घुसे पड़े थे? अरे बच्चों, 1944 लिखा है, बोलो है कि नहीं कि 1944 लिखा है। और याद करो कि 1947 तक हम लोग धोनी के गुलाम चल रहे थे ना, तो उस समय कंट्रोल पूरा पूरा ब्रिटेन के हाथ में था, इंग्लैंड के हाथ में था। तो इंग्लैंड की संस्था थी वो। तो क्या बच्चे ये बात समझ गए कि कॉस्ट अकाउंटिंग दुनिया में क्यों आई? वर्ल्ड वॉर में इंडस्ट्रीज को इतना काम मिला कि उन्होंने कहा कि मुझे अकाउंटिंग दो जो हमारा हिसाब किताब सही तरीके से मेंटेन कर सके, ये तो बेकार सी है। तो दुनिया में कॉस्ट अकाउंटिंग कब आती है? वर्ल्ड वॉर वन के आसपास। और भारत में कॉस्ट अकाउंटिंग कौन लाता है? ICMAI, इंग्लैंड की एक संस्था। और कब लाते हैं? 1944 में। चलो आगे चलते हैं। किसी बच्चे को यहां तक कोई सवाल पूछना है? बोलो बच्चों, किसी को कोई सवाल पूछना है? नहीं, अभी तक तो कोई सवाल आपने नहीं पूछा। ठीक, अब तक दो वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। पहला 1914 में शुरू हुआ था, दूसरा 1940s के आसपास शुरू हुआ था। आइए आगे चलते हैं। वर्ल्ड वॉर में हर देश ने तबाही झेली, एक ने पैसे कमाए, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसने बड़े पैसे बनाए थे वर्ल्ड वॉर में, सबकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, इनकी इकोनॉमी ऊपर चली गई। जैसे चाइना, कोविड में सब बर्बाद हो गए, कोविड में चाइना मालामाल हो गया। आइए आगे चलते हैं बच्चों। एक्सटर्नल यूजर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रयोग कौन करता है? एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर मतलब बाहरी लोग, बाहरी लोग। और फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल कौन करता है? इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर मतलब अंदर के लोग। अब जरा सुनना, अब जरा सुनना। आप कोई भी अकाउंटिंग कर लो, आपके हाथ क्या आएंगी? इंफॉर्मेशन। आप कोई भी अकाउंटिंग कर लो, आपके हाथ आएगी इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन। और कॉस्ट अकाउंटिंग से भी क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन कौन इस्तेमाल करता है? अंदर के लोग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन कौन यूज करता है? बाहरी लोग। चलो और क्लियर करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन अंदर के लोग इस्तेमाल करते हैं। अंदर के लोग मतलब, अंदर के लोग मतलब तीन आदमी, तीन। कॉस्ट अकाउंटिंग ने क्या दिया है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कौन इस्तेमाल करेगा? इंटरनल, अंदर के लोग। अंदर के लोग कौन है? तीन लोग। कौन तीन? बिजनेस का मालिक है ना, अंदर का आदमी, बिल्कुल। बिजनेस के कर्मचारी है ना, अंदर के आदमी, जी हाँ बिल्कुल, मालिक भी है और कर्मचारी भी। और बिजनेस का मैनेजमेंट, मैनेजर है ना, अंदर का आदमी, जी हाँ। तो ये सब अंदर के लोग हैं। मालिक बिजनेस का अंदर का आदमी है, कर्मचारी एम्प्लॉय अंदर का आदमी है, मैनेजर अंदर का एम्प्लॉय है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सूचनाएं किसको देती है? अंदर के लोगों को, इंटरनल यूजर। और ये रहे इंटरनल यूजर। जल्दी बोलो कि इंटरनल वाला मामला क्लियर है।
कॉस्ट अकाउंटिंग ने क्या दिया? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसको दी गई है? अंदर के लोगों को। अंदर के लोग कौन है? मालिक, कर्मचारी, प्रबंधक, ये लोग अंदर के लोग हैं। जो क्या हम इधर समझाएं, बाहरी आदमी समझाएं? बोलिए। ठीक, जी हाँ, रिप्लाई आ रहा है कि सर आप बाहरी आदमी को समझा सकते हो। आज बच्चे कम है क्या? हाँ, बच्चे कुछ कम है कल की अपेक्षा। हाँ बच्चों, बाहरी आदमी। बाहरी आदमी मतलब, बाहरी आदमी मतलब कस्टमर, ग्राहक। ग्राहक कौन है? बाहरी आदमी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सूचनाएं देती है उसे बाहरी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राहक बाहरी आदमी, सरकार बाहरी आदमी, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है, पूंजी लगाता है, तो इन्वेस्टर बाहरी आदमी। रिसर्च स्कॉलर, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर बाहरी आदमी। जनरल पब्लिक, आम आदमी, पब्लिक बाहरी आदमी। ये सब बाहरी आदमी है। ग्राहक बाहरी आदमी, सरकार बाहरी आदमी, जिसने पूंजी लगाई इन्वेस्टर बाहरी आदमी, रिसर्च स्कॉलर जो रिसर्च कर रहा है बिजनेस पर बाहरी आदमी, आम आदमी जो न्यूज़पेपर पढ़ता है बाहरी आदमी। तो ये लोग बाहरी आदमी हैं और ये लोग इस्तेमाल करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सूचनाओं का। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि कॉस्ट अकाउंटिंग अंदर के लोग इंफॉर्मेशन देती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाहरी लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाई गई है। आगे चलते हैं, अगली बात। कौन सी अकाउंटिंग, ये क्या पूछ रहे हैं शिवांश? ये सब बातें आप हमसे अलग से पूछेंगे। रिकॉर्डिंग आपको पता है, सब क्लासेस की रिकॉर्डिंग चल रही है, हम यहाँ पर वो सब बातें नहीं कर सकते। हाँ बच्चों, आगे चलते हैं। बात कर रहे थे कौन सी अकाउंटिंग कंपलसरी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कौन सी अकाउंटिंग कंपलसरी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आपका बिजनेस अच्छा है, बड़ा है, रजिस्टर्ड है, फुटपाथ वाला नहीं है, अच्छा है, बड़ा है, रजिस्टर्ड है, तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखनी पड़ेगी। हम बच्चों से एक सवाल पूछते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना जरूरी है? न करें तो क्या? आगे बताओ। न करें तो हमारा अच्छा खासा बिजनेस है, रजिस्ट्रेशन है, और हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या बुरा असर पड़ेगा? क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, कोई जवाब? क्यों, कोई जवाब? आरती, प्रॉफिट लॉस नहीं पता चलेगा। और कोई? श्वेता, सेम सेम आंसर। शिवांश, सेम आंसर। चलो हम आगे बताते हैं, सुनना। अरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना कंपलसरी है, नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। सरकारी लोग आएंगे, सरकारी लोग आएंगे, हाँ भाई तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ है, खाता बही कहाँ है, साहब नहीं बनाया। अच्छा, रजिस्टर्ड बिजनेस है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाया, पनिशमेंट दो। पनिशमेंट मिल जाएगी आपको, जुर्माना लग जाएगा आपको, मुकदमा हो सकता है आप पर, सजा हो सकती है आपको। तो बच्चों समझ गए आप कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? कंपलसरी है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ लोगों के लिए कंपलसरी है, सबके लिए कंपलसरी नहीं है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ लोगों के लिए कंपलसरी, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए कंपलसरी नहीं है। बच्चों हमारे देश में सैकड़ों तरह की इंडस्ट्री है, सैकड़ों तरह की, मगर कितनी इंडस्ट्री छाटी गई? 32। 32 इंडस्ट्री ऐसी। अगर तुमने देश की सैकड़ों इंडस्ट्री में इन 32 में से कोई इंडस्ट्री खोली है तो तुम्हें कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ेगा। और अगर तुमने देश की सैकड़ों इंडस्ट्री में इन 32 में से इंडस्ट्री नहीं खोली है, कोई और खोली है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करना पड़ेगा। 32, हमने 32 में से यहाँ पर 27 तक लिख दिए हैं, 27 तक। हाँ, कुछ और नहीं मिल रहे थे हमको। तो बच्चों यहाँ पर कुछ बताया गया है कि देश में 32 इंडस्ट्री ऐसी, 32 इंडस्ट्री ऐसी कि अगर तुम्हारी इंडस्ट्री इनमें से है तो कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ेगा, और इन 32 में से नहीं हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग करना नहीं पड़ेगा। चीनी बनाते हो, सीमेंट बनाते हो, कागज बनाते हो, ट्रैक्टर, साइकिल, मोटरसाइकिल, और इलेक्ट्रिक मोटर, और वनस्पति घी वगैरह, रबर ट्यूब, जो भी। सर क्या ये सब याद करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब याद नहीं करना है, बस हमने आपको यूं ही जोड़ा दिया, गिना दिया, याद थोड़ी ना करना है। देश में 32 इंडस्ट्री ऐसी, अगर तुम इनमें से कोई उद्योग करते हो तुम्हें कॉस्ट अकाउंटिंग रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारी इंडस्ट्रीज 32 में नहीं आती तो तुम्हें कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अगली बात। देश में हजारों लाखों तरह के प्रोडक्ट बिकते हैं,
प्रोडक्ट माने उत्पाद, सामान। देश में हजारों लाखों तरह के प्रोडक्ट बिकते हैं, मगर लिस्ट है 44 की। कि अगर तुम 44 तरह के सामान बनाते हो तो तुम्हें कॉस्ट अकाउंटिंग रखना पड़ेगा, और अगर तुम ऐसा सामान बनाते हो जो 44 में कवर नहीं होता तो तुम्हें कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं रखना पड़ेगा। तो देश में 44 तरह के सामान की एक लिस्ट बनी है, केंद्र सरकार ने बनाई है, कि अगर तुम इन 44 प्रोडक्ट में से कुछ बनाते हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग करना होगा। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट इन 44 में नहीं आता तुम्हारा सामान, तो तुम्हें कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करना होगा। तो सारे बच्चे बताओ क्लियर? ये मत कहना सर 44 प्रोडक्ट के नाम बताओ, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको सब जानने की जरूरत नहीं है, बस संख्या जान लो बहुत है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? अगर आप 32 इंडस्ट्री में से हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग रखो, वरना मत रखो। अगर आप 44 प्रोडक्ट में से कुछ बनाते हो, 44 सामानों में से कुछ बनाते हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग करो, वरना मत करो। एक सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं, मेरी एक इंडस्ट्री है जो 32 में से नहीं है, मेरी एक इंडस्ट्री है जो 32 में से नहीं है, हम जो सामान बनाते हैं वो 44 में नहीं है, हम जो सामान बनाते हैं वो 44 में नहीं है, तो क्या हमें कॉस्ट अकाउंटिंग रखना है? तो क्या हमें कॉस्ट अकाउंटिंग रखना है? बोलिए। तो जवाब आ रहा है नो, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। किसी बच्चे ने कुछ पूछा था, क्या पूछा था देखिए, सवाल चला गया क्या? सवाल चला गया, दोबारा पूछ लेना, टाइप कर लेना। तो हाँ बच्चों, क्लियर है कि ना तो हमारी 32 इंडस्ट्री में से हमारी इंडस्ट्री है, ना तो 44 प्रोडक्ट में से हमारा प्रोडक्ट है, तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल सुनो, अगला। ना हमारी इंडस्ट्री 32 में से है, ना हमारा बनाया गया सामान 44 में से है, लेकिन मेरा मन है, कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग करें, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग करें, मेरा खुद का मन है कॉस्ट अकाउंटिंग करें। क्या हम कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? हम 32 में से नहीं है, हम 44 में से नहीं है, फिर भी मेरा दिल कर रहा है कि यार हम कॉस्ट अकाउंटिंग रखना चाहते हैं, क्या हम रख सकते हैं? कोई हमें रोकेगा? हाँ, तो बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, आप कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। तो बिल्कुल सही जवाब है कि अगर मेरा मन है तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। यानी जिसका मन करे वो रखो, 32 वालों को रखना ही रखना है, 44 वालों को रखना ही रखना है, लेकिन आप उसमें से नहीं भी हो तो आपका दिल रखो या ना रखो। हमें लगता है चर्चा आपको इतनी समझ में आ चुकी है। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। देखिएगा, एक शब्द है एक्चुअल एक्सपेंस और एक शब्द है एस्टिमेटेड या रिकवर्ड एक्सपेंस। एक्चुअल एक्सपेंस मतलब असली खर्चा, असली खर्चा, और रिकवर्ड एक्सपेंस का मतलब है अनुमानित खर्चा। अब ये सुनना, ये सुनना, ध्यान देना बच्चों, हमें ये शब्द समझाने हैं। जुलाई में बिजली का बिल 800 रुपए आया है, तो ये अगस्त चल रहा है, जुलाई बीत गया, अगस्त चल रहा है। जुलाई में बिजली का बिल 800 आया है, तो बच्चों बताओ ये 800 असली खर्चा है कि 800 अनुमानित खर्चा है? जल्दी बोलो। जुलाई में बिजली का बिल 800 आया है, तो एक्चुअल एक्सपेंस है कि रिकवर्ड एक्सपेंस है? क्या कहते हो? और सारे बच्चों का जवाब सर ये असली खर्चा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, असली खर्चा है, एक्चुअल एक्सपेंस है। अगला, अगला सुनना, अगला। अभी जुलाई चल रहा है, अभी अगस्त आया नहीं है, और अभी अगस्त खत्म हुआ नहीं। अगस्त में मुझे लगता है कि बिजली का बिल 1100 आ सकता है। अगस्त में मुझे लगता है कि बिजली का बिल 1100 आ सकता है। क्या है ये? एक्चुअल एक्सपेंस है या एस्टिमेटेड एक्सपेंस है? बोलो बच्चों, मुझे लगता है कि जब अगस्त कंप्लीट होगा तो 1100 बिल आ सकता है, तो ये क्या है? एस्टिमेटेड एक्सपेंस। बच्चों आपको वर्ड मीनिंग समझ में आ गई है? हाँ, वर्ड मीनिंग क्लियर है आपको? तो कौन एक्चुअल खर्चे लिखता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कौन एक्चुअल खर्चे लिखता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कौन अनुमानित खर्चे लिखता है, रिकवर्ड खर्चे लिखता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये असली खर्चा लिखते हैं, एक्चुअल खर्चा लिखते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग ये अंदाजे लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं,
मुझे लगता है फैक्ट्री होगा 20%, मुझे लगता है ऑफिस में खर्चा होगा 10%, मुझे लगता है सेल्स डिपार्टमेंट खर्च करेगा 15%। ये अंदाजे लगाते रहते हैं ऐसे करके। तो किसके खर्चे रिकवर्ड अनुमानित कॉस्ट अकाउंटिंग, और किसके खर्चे असली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। अगला, किसका फॉर्मेट फिक्स है? किसका फॉर्मेट फिक्स है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर्मेट फिक्स है। क्या बच्चों को बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर याद है फाइनल अकाउंट? बोलो कि क्या आप लोगों को बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर याद है फाइनल अकाउंट? हाँ, ध्यान है। अंतिम खाते फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बराबर दो स्टेटमेंट, नाम बताओ जी। पहले स्टेटमेंट का नाम ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट, दूसरे स्टेटमेंट का नाम बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट बराबर दो स्टेटमेंट। हाँ, ट्रेडिंग पीनल कैसे बनता था? कुछ यूं बनता था, कुछ इस तरीके से बनता था। पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर और अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट क्रेडिट ऐसे बनता था। पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। अच्छा, और बैलेंस शीट कैसे बनती थी? बैलेंस शीट जी वो कुछ यूं बनती थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी का अमाउंट, एसेट्स का अमाउंट ऐसे बनता था। लायबिलिटी का अमाउंट, एसेट का अमाउंट। तो किसका फॉर्मेट फिक्स है? फिक्स है जी, पीनल का फॉर्मेट फिक्स है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट फिक्स है। ये पीनल बैलेंस शीट बनती कहां पर थी जी? वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो किसका फॉर्मेट फिक्स है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फॉर्मेट फिक्स है। ट्रेडिंग पीनल फिक्स है, बैलेंस शीट फिक्स है। तो किसका फॉर्मेट फिक्स नहीं है? कॉस्ट अकाउंटिंग का फॉर्मेट फिक्स नहीं है। जैसे दिल करे वैसे बनाओ, कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं है। जैसे दिल करे वैसे बनाओ। हर बुक्स में फॉर्मेट क्यों बदल जाता है? क्योंकि कोई फिक्स फॉर्मेट ही नहीं है। आप जैसे दिल करे वैसे बनाओ। सारे बच्चे बोलो कि आपको ये वाला डिफरेंस भी समझ में आ गया कि हाँ सर क्लियर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई भी फिक्स फॉर्मेट है ही नहीं। अब सॉरी, कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं है। आप जैसे दिल करे वैसे बना सकते हो। चलो भाई, बच्चे कहते हैं सर बात समझ में आ गई, आगे चलिए। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हम ना पढ़ पाए तो दोबारा भेज दिया करो, ऐसा होता है कभी कभी कुछ नहीं पढ़ पाते। हाँ बच्चों ध्यान देना, आगे चलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब वही ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट और बैलेंस शीट। बच्चों मेरा सवाल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब वही पीनल बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट साल भर में कितनी बार बनता है? जल्दी से याद करके बताओ, फाइनल अकाउंट साल भर में कितनी बार बनता है? जवाब आ रहा है एक बार, सही जवाब। फाइनल अकाउंट यानी पीनल बैलेंस शीट साल भर में कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। किस दिन बनता है? किस दिन बनता है, सही वर्ड का इस्तेमाल करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग साल भर में एक बार की जाती है। पीनल बैलेंस शीट साल भर में एक बार बनाई जाती है। किस दिन? कुछ बच्चे कह रहे हैं 31 दिसंबर, कुछ बच्चे कह रहे हैं 31 मार्च। नहीं बच्चों, आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए सर फाइनल अकाउंट साल के आखिरी दिन बनता है। तो ऐसे बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कि फाइनल अकाउंट साल भर में एक बार बनता है, साल के आखिरी दिन बनता है। कैलेंडर ईयर में साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर होता है, और फाइनेंशियल ईयर में साल का आखिरी दिन 31 मार्च होता है। तो आप जानते हैं कि कुछ व्यापारी कैलेंडर ईयर अपनाते हैं, कुछ व्यापारी फाइनेंशियल ईयर अपनाते हैं। तो आप ये बात नहीं कहो ना, आपको बोलना चाहिए साल के लास्ट डे। ठीक, तो फाइनल अकाउंट कितनी बार बनता है? एक बार। पीनल बैलेंस शीट एक बार बनती है, और कब बनता है? साल के लास्ट डे। और तब आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस, प्रॉफिट लॉस पता चल जाता है। ठीक, चलो तो ये बात आप समझ गए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एनुअली अकाउंटिंग, साल एनुअली माने साल भर में, साल भर में एक बार अकाउंटिंग होती है, साल के लास्ट डे।
तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग साल भर में कितनी बार की जाती है? एक बार। ठीक, चलो अगला सवाल सुनना। अगला सवाल, मिस्टर राम का एक कारखाना है, फैक्ट्री है। राम का एक कारखाना है, फैक्ट्री है, और राम की फैक्ट्री में क्या बनता है? फर्नीचर। तो राम की फैक्ट्री में बनता है फर्नीचर। राम के पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में फर्नीचर बनता है। बच्चों मेरा सवाल, क्या राम साल भर में बस एक बार फर्नीचर बनाएंगे? क्या राम साल भर में बस एक बार प्रोडक्ट बनाएंगे? मैं शपथ लेता हूं मैं साल भर में एक ही बार फर्नीचर बनाऊंगा, दूसरी तीसरी चौथी बार नहीं बनाऊंगा। हाँ, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। राम फर्नीचर बनाते हैं, साल भर में एक बार बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। हर महीने बना सकते हैं 12 बार, हर 2 महीने बना सकते हैं 6 बार, हर हाँ हर महीने बना सकते हैं साल भर में 12 बार, हर 2 महीने में बना सकते हैं साल भर में 6 बार, हर 3 महीने में बना सकते हैं साल भर में 4 बार। कुछ भी हो सकता है। इतना बात समझ में आ रही है कि नहीं? भाई हम अब कई बार बना सकते हैं। हम हम महीने में 2 बार बनाते हैं, तब तो यार तुम साल भर में 24 बार बनाते होगे। हम महीने में 2 बार बनाते हैं, तो साल भर में 24 बार बनाते होगे। यानी आप एक बार में आप प्रोडक्ट कितनी बार बनाते हो? कई बार। कितनी बार? अरे सबका अलग अलग है ना, सबका अलग अलग है। कोई 2 बार बना रहा है साल भर में, कोई 20 बार बना रहा है साल भर में, कोई 100 बार बना रहा है साल भर में, सबका अलग अलग है। टॉपिक पर आते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग साल भर में एक बार की जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग, जितनी बार प्रोडक्ट बनाओगे उतनी बार अकाउंटिंग करोगे। क्या क्या क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग, जितनी बार प्रोडक्ट बनाओगे उतनी बार अकाउंटिंग करोगे। सर मान लीजिए कोई आदमी साल भर में 50 बार प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे 50 बार अकाउंटिंग करनी होगी। सर कोई आदमी साल भर में 18 बार प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे 18 बार अकाउंटिंग करनी होगी। जितनी बार प्रोडक्ट बनाओगे उतनी बार अकाउंटिंग करोगे, उतनी बार परफॉर्मेंस निकालोगे। क्योंकि इस बार जो प्रोडक्ट बना उसका क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, इस बार जो प्रोडक्ट बना उसका क्या प्रॉफिट लॉस हुआ। तो जितनी बार प्रोडक्ट बनाओगे, माल बनाओगे, उतनी बार अकाउंटिंग करनी होगी। सारे बच्चे बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? बोलो बोलो बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? जितनी बार प्रोडक्ट बनाएंगे उतनी बार अकाउंटिंग करेंगे, उतनी बार प्रॉफिट लॉस निकालेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या सारे बच्चों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस समझ में आ गया? बोलो। यहाँ लिखी कोई भी बात जो आपको न समझ में आई हो तो बताओ, अदरवाइज फिर चर्चा को और आगे बढ़ाया जाए। बोलिए बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन आपके? आगे चल सकते हैं? जी हाँ, बच्चे कह रहे हैं आगे चलिए। ठीक है बच्चों, एक शब्द बोल रहे हैं आप बताना, एक शब्द हम बोल रहे हैं आप बताना। अगर किसी चीज में कमियां हैं, अगर किसी चीज में कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए नई चीज लाई जाती है। बोलो मेरा शब्द सही है कि गलत है, क्या है? अगर किसी चीज में कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए नई चीज लाई जाती है। बच्चे कह रहे हैं करेक्ट है। ठीक है बच्चों, थॉमस अल्वा एडिसन नाम सुना आपने? थॉमस अल्वा एडिसन, क्या इन्होंने कुछ बल्ब वगैरह का आविष्कार किया था? बोलो, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है अपने छोटे में, जब आप छोटे थे, कि थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया था? बल्ब का आविष्कार किया था। बच्चों, वही बल्ब जिसकी रोशनी पीली पीली टाइप की होती है। हाँ, जहां जल रहा हो बल्ब गरीबी से दिखाई पड़ती है, बहुत गरीबी है भाई, खराब सा लगता है। तो बल्ब, बल्ब था। बल्ब में क्या कमी थी? 100 वाट का बल्ब, मतलब बिजली के बिल ज्यादा। कमी क्या थी? बिजली का बिल ज्यादा, गंदी सी रोशनी, थोड़ी सी गंदी सी रोशनी, थोड़ी भी और गंदी भी, बिजली का बिल ज्यादा, गंदी सी रोशनी। तो बच्चों फिर CFL आया होगा, जिसका 100 वाट का भी नहीं था, कम का था, बिजली का बिल भी कम, रोशनी भी सफेद सफेद बढ़िया। फिर बच्चों LED लाइट्स आ गई हैं। हाँ, और बिजली का बिल और कम और रोशनी भी और प्यारी। तो बच्चों मानते हो ना कि पुरानी चीज में कमियां होती हैं तो क्या होता है? नई चीज आती है। पुरानी चीज में कमी होती है तो नई चीज आती है।
क्या बच्चों ने सुना है कि जब टीवी का आविष्कार हुआ तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से शुरुआत हुई? क्या आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा है कि नहीं? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हम तो अपने बचपन में देखे हैं भाई, हम तो अपने बचपन में देखे, मेरे घर में ही था। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, उसमें कोई कलर ही नहीं है, बस ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का आविष्कार हुआ, मगर बच्चों बाद में क्या हुआ? बाद में कलर टीवी आ गए। कलर टीवी, मगर बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, कलर टीवी था, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, यहाँ से वहां तक पूरा जगह घेरे थे। अच्छा, उस तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कमी क्या थी? अरे ब्लैक एंड व्हाइट है तो क्या आ गया? कलर टीवी आ गया। कलर टीवी के बाद क्या आ गया? एलसीडी टीवी आ गए, पतले पतले, पतले पतले टीवी आ गए। हाँ, अच्छा उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद एलईडी टीवी आ गए, एलईडी टीवी, एचडी करके, हाई डेफिनेशन, एचडी आ गए, 1080 पिक्सल्स। अच्छा उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद जो है 4K टीवी आ गए, 4K टीवी वो चले आए, लगभग 2160 पिक्सल्स, अल्ट्रा एचडी कहते हैं, अल्ट्रा एचडी। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्यूलेड टीवी आ गए, क्यूलेड टेक्नोलॉजी। अच्छा उसके बाद आजकल क्या हुआ? आजकल ओलेड टीवी चले आए, ओलेड टीवी चले आए, बहुत ही प्यारे चलते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, पुरानी चीजों में कमियां हैं तो नई चीजें आ रही हैं। हम बताना क्या चाहते हैं? बताना ये चाहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कमियां हैं और उसको दूर करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को लाया गया। बोलो बच्चों, समझ में आई बात? कि हम आपको फाइनली साबित क्या करना चाहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कमियां हैं और उसको दूर करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को लाया गया। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये बताइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या कमी है और जो कॉस्ट अकाउंटिंग को लाया गया। सुनना ध्यान से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने क्या दिया है? इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने क्या दिया है? इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। कितनी? एक। कितनी? दो। तो बच्चों देख पा रहे हो आप कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने क्या दिया है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने बताया है बिजनेस को फायदा हुआ या बिजनेस को नुकसान हुआ और कितना। तो एक बात तो ये इन्होंने बता दिया, फायदा नुकसान। फिर क्या बता दिया? बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति बता दी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितने जवाब देती है? अब आप बोलो, आप बोलो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितने जवाब देती है? 5, 6, 7, 3, 4, कितने? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितनी बातें बताती है? वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितनी बातें बताती है? जी हाँ, बिल्कुल सही, दो दो दो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग दो बातें बताती है, बिजनेस का फायदा नुकसान, बिजनेस की आर्थिक स्थिति। ठीक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग दो बातें बताती है। ये सूचनाएं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बातें बता रही है, ये सूचनाएं किसको दी जाती हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सूचनाएं किसके पास भेजी जाती हैं? मैनेजर साहब के पास। मैनेजर साहब जी, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने सूचनाएं दी हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने सूचनाएं दी हैं। अच्छा, तो मैनेजर साहब के पास क्या आ गई हैं? सूचनाएं। सूचना नंबर 1 फायदा नुकसान, फायदा नुकसान। और सूचना नंबर 2 फाइनेंशियल कंडीशन, लोन चुका पाने की क्षमता। मैनेजर साहब फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने क्या भेजी हैं? सूचनाएं। अब मैनेजर साहब सूचनाएं पढ़ रहे हैं। अच्छा, सूचनाएं, कितनी सूचनाएं? 2। मैनेजर को क्या लेना है? डिसीजन, निर्णय। मैनेजर को इन सूचनाओं के हिसाब से क्या लेना है? डिसीजन, निर्णय। और मैनेजर नाराज हो गया। मैनेजर क्या हो गया? गुस्सा हो गया। कह रहा यार बताओ, मुझे डिसीजन लेना है तो मुझे सूचनाएं चाहिए, और दो सूचनाओं से कौन डिसीजन लेता है भाई? दो सूचनाओं से कैसे डिसीजन ले लें हम? बताओ। हमारे डिसीजन संस्था को तरक्की की राह पर भी पहुंचा सकते हैं, संस्था को डुबा भी सकते हैं। भैया ये सूचनाएं पर्याप्त नहीं है, इससे काम नहीं बनेगा, ये दो सूचनाओं से काम नहीं बनेगा। तो सारे बच्चे बोलो कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रॉब्लम समझ में आई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मात्र कितनी सूचनाएं देती है? ओनली 2, सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन देती है। और ये सूचनाएं किसके पास जाती है? मैनेजर साहब के पास। और मैनेजर भड़क जाता है, यार डिसीजन लेना है यार, कम से कम ढेर सारी सूचनाएं लाओ। ये फायदा नुकसान और लोन चुका पाने की क्षमता, इतने से क्या होगा? कि प्रॉफिट लॉस बता रहे हो, फाइनेंशियल कंडीशन बता रहे हो, नहीं काम चलेगा, नहीं काम चलेगा, हटाओ। तो मैनेजर साहब शिकायत की है कि यार इतने से थोड़ी ना हम ले पाएंगे डिसीजन। तब किसको लाया गया?
कॉस्ट अकाउंटिंग। तब कॉस्ट अकाउंटिंग को लाया गया। कॉस्ट अकाउंटिंग ने ना भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग ने इतनी सारी बातें बताई, इतनी सारी बातें बताई, ऐसी ऐसी बातें बताई जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कभी बता ही नहीं सकती थी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ईटीसी लिखा है, तो ये ना सोचना कि खाली 9, ईटीसी माने 10, 11, 12, 13, पता नहीं क्या क्या। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी कि मैनेजर साहब तो बिल्कुल प्रसन्न हो गए कि हाँ अब ये बात हुई कि अब ये ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिली है, अब हम आराम से डिसीजन ले लेंगे, हम आराम से डिसीजन ले लेंगे। तो सारे बच्चे बोले कि आपको चर्चा समझ में आ गई। क्या चर्चा? कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ 2 बातें बताती है, ये कमियां हैं, बुराइयां हैं कि खाली 2 बातें बता रहे हो। उतने से बेचारे हमारे जो मैनेजर साहब है कहां से निर्णय ले पाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ 2 बातें बताती है और 2 बातों से हमारे मैनेजर साहब का काम नहीं चलता, उन्हें और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन उन्हें कौन देगा? कॉस्ट अकाउंटिंग देगी। क्या कॉस्ट अकाउंटिंग 9 सूचनाएं देती है जो सामने लिखी है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, और भी देती है, वहां एक्सेट्रा भी लिखा हुआ है, ईटीसी। तो बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या थी? कमियां थी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कमियां थी। कैसी कमियां? आप इंफॉर्मेशन बड़ी कम दे रहे हो, और उन कमियों को कौन दूर करेगा? उन कमियों को कॉस्ट अकाउंटिंग दूर करेगी। बच्चों, क्या आपका कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हो? बताओ। कोई और सवाल है आपके पास जो आप पूछना चाहते हो? बोलो, अदरवाइज क्लास हम लोग कल चालू करेंगे। हम कल से शुरू करना चाहते हैं कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या बताती है, यहाँ लिखी बातों का मतलब क्या है। तो हमारी कल की क्लास का टारगेट क्या रहेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग कौन कौन सी बातें बताती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग से किसको किसको फायदा है। तो अभी हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक चल रहा है, न्यूमेरिकल कुछ दिन बाद चलेगा। और कोई क्या कह रहा है? सत्यम सर ब्रेक इवन पॉइंट को प्रॉफिट लॉस भी कह सकते हैं। सत्यम वो टॉपिक आने दो। शिवांश, शिवांश हमने बोला कॉल करके पूछो, यहाँ पर वो सब बातें हम नहीं बता सकते। रिकॉर्डिंग वीडियो इंडिया में हर स्टेट में पता नहीं कौन कौन बच्चा परचेज करके देखता है, तो वहां सब हम आपकी बातें यहाँ पर करेंगे तो कैसे हो पाएगा? पर्सनल बातें कॉल करके पूछो। हाँ भाई बच्चों, कुछ और? सत्यम पूछ रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट, हमने बोला बाद में टॉपिक आएगा तो बताएंगे। किसी को कुछ और पूछना है बच्चों टॉपिक से रिलेटेड? आदर्श करें पीडीएफ, आदर्श स्टडी मटेरियल में पीडीएफ पड़ा हुआ है, जाके चेक करो। स्टडी मटेरियल बाहर होता है ना, उसमें पीडीएफ पड़ा हुआ है, चेक कर लो जाकर। इस चैप्टर का भी है, आगे के चैप्टर का भी है। हमें लगता है अब आपके कोई और सवाल नहीं है, और बाकी बातें हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे। चलो बच्चों, थैंक यू। तो मिलते हैं हम लोग कल वाली क्लास में।